हे माय जूनियर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं धातु एवं अधातु चैप्टर 3 पार्ट 3 केमिस्ट्री का। बिकॉज बहुत लेंदी चैप्टर, मतलब लेंदी चैप्टर तो है ही, तो इसलिए मैंने इसको 3 में डिवाइड किया और सब में ही कुछ ना कुछ समझने वाली चीज़ें हैं, लर्न करने वाली चीज़ें हैं। तो अब क्या है कि हमने धातु के बारे में इतना कुछ पढ़ तो लिया, लेकिन अभी तक हमने ये नहीं पढ़ा कि धातु हम पाते कहाँ से, धातु निकलते कहाँ से। तो धातु पृथ्वी के क्रस्ट में से, यानी कि पृथ्वी 3 पार्ट्स मान लेते हैं, तो इसमें से निकलते हैं। अब इसको माइनिंग से ही निकालते हैं, खदानों द्वारा, ऐसे कुछ। तो अब बिकॉज जो हमने पढ़ा था अधिक अभिक्रियाशील, आयोब्लास्ट के सारे कुछ याद होंगी चीज़ें। अधिक अभिक्रियाशील जो है, अब वो ऐसे ही खुले में तो होंगे नहीं कि बिल्कुल प्योर होंगे, शुद्ध होंगे, उनमें कुछ ना कुछ मिक्सचर होगा, कुछ अशुद्धता होगी। तो उनके क्या मिलते हैं, लवण मिलते हैं। अब लवण भी मिलते हैं तो ऐसे ही तो मिलेंगे नहीं, तो लवण को अब हम डायरेक्ट तो यूज़ कर नहीं सकते एज अ धातु। तो उस लवण से धातु निकालने के लिए कुछ तरीके यूज़ किए जाते हैं। अब 3 तरीके होते हैं। सबसे पहला तो अधिक अभिक्रियाशील के लिए कुछ अलग तरीके, फिर मध्यम अभिक्रियाशील के लिए अलग, और कम अभिक्रियाशील तो मेन कई बार होता है। कम अभिक्रियाशील तो खुले में भी कई बार पाए जाते हैं, जैसे कि सोना, AU, AG। तो बिकॉज ये बहुत कम रिएक्टिव है, तो ये किसी से रिएक्ट करके तो होते नहीं होंगे, बट इसमें भी क्या पाई जाती है, कुछ अशुद्धता, जैसे कि धूल, मिट्टी, बहुत सारी चीज़ें। बिकॉज ऐसे ही तो खुले में है तो बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो सबको शुद्ध रूप में लाने के लिए जो तरीके यूज़ किए जाते हैं, उसके बारे में भी हमें बहुत ब्रीफ में पढ़ना है इस चैप्टर में। तो पहले तो सबसे हमें एक चीज़ जाननी है, खनिज। खनिज क्या है? तो वे तत्व या यौगिक जो पृथ्वी के क्रस्ट में पाए जाते हैं प्राकृतिक रूप से। अब कोई आर्टिफिशियली तो क्रस्ट में लाके रखेगा नहीं, तो पहले से पाए जाते हैं क्रस्ट में। पृथ्वी के अंदर बहुत सारे पाए जाएंगे, लेकिन हमें हर जगह के अगर हमें निकालना हो खदानों द्वारा, तो कई बार होता है खर्चे बढ़ जाते हैं। अब मान लिया यहाँ पे इतना सा है, तो इतना थोड़े निकालने जाएंगे हम लोग, तो इसको बोलते हैं अयस्क। अयस्क क्या है? कुछ ही खनिज निकालते हैं जो हमारे लिए कम व्यय पर निकले, तो जिन्हें हम निकालते हैं वो होते हैं अयस्क। और खनिज पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाले प्राकृतिक रूप से तत्व या यौगिक। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब क्रिया रिएक्टिव सीरीज हमने पढ़ी थी। अब हम लोग सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं? अयस्क का सांद्रण हमें जो मेन पढ़ना है वो 12th में पढ़ना है। और एक प्रोसेस होता है कि खनिज में बहुत सारी जो अशुद्धता होती है उन्हें क्या बोलते हैं? ये जो अशुद्धता होती है उसे हम बोलते हैं गॉर्ज। ये भी एग्जाम में आते हैं। खनिज अयस्क तो बहुत नॉर्मल है, और इन दोनों में डिफरेंस भी आते हैं। तो खनिज और अयस्क में क्या डिफरेंस है? सभी खनिज जो हैं वो अयस्क हैं, लेकिन जो सब अयस्क हैं वो जरूरी नहीं है खनिज हो। तो थोड़ा सा ये ट्रिकी सा है, बट आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कम अभिक्रियाशील धातुओं को कैसे शुद्ध किया जाता है। तो अब हम लोग देख लेते हैं कम अभिक्रियाशील। पहले तो नोट्स में पीछे जाके देखो कौन कौन से कम अभिक्रियाशील है, अगर नहीं लेना है तो कम अभिक्रियाशील में हम मान लेते हैं Hg होता है। Hg ऐसे नहीं पाया जाता, HgS पाया जाता है, जिसे हम बोलते हैं सिनेबार। तो इसमें क्या होता है, इसमें बहुत इजी प्रोसेस होता है। क्या करेंगे, इसको हम हीट करेंगे, बन जाएगा HgO। अब इसे भी हम हीट करेंगे, निकल आएगा हमारा Hg।
तो इसे, ये तो समझने के लिए है, लेकिन इसे समीकरण में कैसे लिखेंगे? तो HgS प्लस O2, ऊष्मा दी हमने, बन गया हमारा HgO प्लस SO2। अब सेकंड क्या करेंगे? ये बैलेंस्ड संतुलित इक्वेशन नहीं है। अब HgO ऊष्मा दी, क्या बन गया? Hg प्लस O2। अगर ये हो गया संतुलित। ऐसे ही एक और एग्जांपल CuS, इसको कैसे करेंगे? तो CuS प्लस O2, CuO प्लस SO2, अगेन आ गया। CuO है, ऊष्मा दी, क्या आ गया? Cu प्लस O2, Cu निकल आया। तो ऐसे ही कम अभिक्रियाशील धातु को निकाला जाता है। अब मध्यम अभिक्रियाशील को देख लेते हैं। मध्यम अभिक्रियाशील तो ये दो रूप में पाए जाते हैं। पहला कार्बोनेट रूप में और दूसरा सल्फाइड रूप में। मध्यम अभिक्रियाशील के एग्जाम्पल कौन कौन से? Fe, Zn, etc। कार्बोनेट और इन दोनों के हमें क्या निकालने हैं? ऑक्साइड। लास्ट में हमने देखा ऑक्साइड से हमें इजी हो जाता है डायरेक्ट हमें शुद्ध धातु निकालने में। तो कार्बोनेट से जब हम निकालते हैं तो उसे बोलते हैं निस्तापन की अभिक्रिया। अब सल्फाइड से तो इसे बोलते हैं भर्जन। कई बार एग्जाम में इन दोनों में डिफरेंस पूछ लिया जाता है। तो इसमें क्या होता है? ऊष्मा तो दोनों में दी जाती है, लेकिन इसमें क्या होती है? O2 की मात्रा कम होती है। इसमें ऊष्मा के साथ O2 की मात्रा बहुत अधिक होती है। फिर दोनों का ऑक्साइड निकलते हैं और ऑक्साइड से हम वो निकालते हैं। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं कार्बोनेट वाले का। क्या है? ZnCO3, हमने ऊष्मा दी, क्या आ गया? ZnO प्लस CO2। यहाँ से ZnO, फिर हम करेंगे क्या? यहाँ से अगर हम ऑक्सीजन को हटाने की प्रक्रिया देखें तो हम बोलते थे रिडक्शन, ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। चैप्टर 1, इसलिए केमिस्ट्री में सारे चैप्टर्स लर्न होने चाहिए पीछे के। तो अब उस अभिक्रियाशील से क्या निकाल सकते हैं हम? डायरेक्ट Zn। एक का सल्फाइड का एग्जांपल देख लें। ZnS है, इसको क्या करेंगे? O2, ऊष्मा दी हमने, ZnO प्लस SO2। फिर यहाँ से क्या करेंगे? ZnO आ गया, फिर से क्या करेंगे? रिडक्शन कर देंगे, फिर आ जाएगा हमारा Zn। तो आई होप समझ में आ गया हो। या फिर इसका एक और तरीका है, रिडक्शन कर दें, या फिर हमने लास्ट में भी क्या पढ़ा था? धातु ऑक्साइड को ज़्यादा अभिक्रियाशील वाले धातु के साथ करा देंगे तो यहाँ से धातु अलग हो जाएगा, ये ऑक्साइड चला जाएगा ज़्यादा अभिक्रियाशील के साथ। तो आई होप समझ में आ गया हो। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्या है वो? Fe2O3 प्लस Al, FeAl2O3 बन गया, प्लस निकल जाती है ऊष्मा। ये एक एग्जाम्पल किसका हो गया? ऊष्मा छेपी। अब ऊष्मा छेपी का एग्जाम्पल है ये, लेकिन इसे क्या बोलते हैं? थर्मिट अभिक्रिया। 2 नंबर के क्वेश्चन में ये आ जाता है। थर्मिट अभिक्रिया क्या है? तो यही है ये अभिक्रिया Fe2O3, बिकॉज इसका एग्जाम्पल है ना Fe, तो Fe2O3 इसमें ऑक्साइड होता है, प्लस Al, क्यों? क्योंकि Fe से ज़्यादा अभिक्रियाशील Al है, उसके साथ करा देंगे, अलग अलग हो जाएगा। यही जो अभी हमने पढ़ा था। अब थर्मिट अभिक्रिया के कई बार यूज़ भी पूछ लेते हैं। तो रेलवे पटरियों में या ट्रैक्स बोल सकते हैं, और मशीनरी भागों में जब क्रैक हो जाते हैं तो उसे जोड़ने में।
तो आई होप थर्मेट अभिक्रिया भी समझ में आ गई हो। अब हम लोग देख लेते हैं अधिक अभिक्रियाशील। ये वीडियो काफ़ी लेंदी हो जा रही है बिकॉज इसमें हमने कम अभिक्रियाशील, मध्यम अभिक्रियाशील, अधिक अभिक्रियाशील सब पढ़ेंगे और कुछ लास्ट में 1-2 टॉपिक दिए वो भी पढ़ेंगे। तो वीडियो थोड़ी सी लेंदी है बट बहुत समझने वाला टॉपिक है। तो देख लेते हैं अब हम लोग अधिक अभिक्रियाशील। तो अधिक अभिक्रियाशील के एग्जाम्पल स्टार्टिंग के ही जो है NaKCl, Al, etc, ये सारे इसके एग्जाम्पल। अब अधिक अभिक्रियाशील क्या होता है? C से ज़्यादा O के साथ अभिक्रिया करता है। तो इसकी जो है वो हम बिल्कुल अलग तरीके से पढ़ेंगे। ये विद्युत अपघटनी प्रक्रिया इसको बोलते हैं। इसमें क्या है? ये एक एनोड है, एक कैथोड है। इस पे प्लस चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज, इधर उधर भी हो सकते हैं। ये कुछ ऐसा होता है। तो इस प्रक्रिया से क्या होता है? यहाँ जो है वो अशुद्धता, यानी कि धातुमल, जिसे हम जॉर्ज भी बोलते हैं, धातुमल बैठ जाएगा। यहाँ पे क्लोराइड और जो शुद्ध धातु हमें चाहिए था वो यहाँ पे कैथोड पे आके लग जाएगा। पतली लेयर होती है ये, तो पतली शीट शुद्ध धातु की, और यहाँ पे क्या होती है? अशुद्ध धातु, जिसकी क्लोराइड अशुद्ध धातु है, तो यहाँ पे अशुद्ध धातु आ जाता है। फिर इसके बाद क्या होता है? धातु की रिफाइनिंग की जाती है। यहीं पे पूरा ख़त्म नहीं हो जाता है, इसके बाद भी करना पड़ता है धातु की रिफाइनिंग, जिसे हम बोलते हैं विद्युतीय रिफाइनिंग। शुद्ध करने की प्रक्रिया रिफाइनिंग, नॉर्मल सी बात है। अब नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है वो है संक्षारण, कोरोजन। इससे कुछ याद आ रहा होगा कि हमने इसको तो चैप्टर 1 में भी पढ़ा था, फिर से हम लौट के आ गए चैप्टर 1 पे। तो इसके बारे में थोड़ा ज़्यादा पढ़ना है जितना हमने उसमें पढ़ा था। तो अब हम लोग देख लेते हैं संक्षारण क्या है। लोहे पे जंग लगने की प्रक्रिया। अब इससे बचाने के लिए हमें कुछ तो करना पड़ेगा, तो हम क्या करते हैं? पेंट कर देते हैं। जो बाहर लोहे के दरवाजे होते हैं उन्हें क्या करते हैं? हम पेंट कर देते हैं, या फिर ऑयलिंग कर सकते हैं, ग्रीसिंग कर सकते हैं, क्रोम प्लेटिंग कर सकते हैं, जस्तीकरण, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। ये प्रक्रिया 7th में पढ़ी थी हमने, बहुत कम को याद होगा। तो जस्तीकरण में क्या होता है? जस्ता हम जिंक को बोलते हैं। तो इसमें क्या करते हैं कि एक परत चढ़ा देते हैं जिंक की, और जिंक क्या करता है? लोहे को जंग लगने से बचाता है। तो ये जान लिया। एक होता है मिश्र धातु बना देना। अब ये क्या है मिश्र धातु? तो सजातीय मिश्रण, ऐसा सजातीय मिश्रण जो दो या दो से अधिक धातुओं से मिलकर बना होता है, या एक धातु प्लस एक अधातु से मिलकर बना होता है। अब इसके कुछ गुण भी हैं मिश्र धातु के। क्या करता है? ये धातुओं के गुणों को बढ़ा देता है। जैसे कि गलनांक को उच्च कर देता है, चालन को घटा देता है, या फिर बढ़ा
क्योंकि यहाँ पे बढ़ाना है तो बढ़ा देता है, कठोरता को बढ़ा देता है और जंग लगने से बचाता है। अब हमें कुछ मिश्र धातुओं के बारे में पढ़ना, अब हम लोग वो देख लेते हैं। जैसे कि लोहे को कार्बन के साथ कर देंगे तो ये रहेगा लोहा ही, लेकिन ये क्या हो जाएगा, अधिक ठोस, क्योंकि जो नॉर्मल लोहा होगा, जो प्योर लोहा होगा, शुद्ध लोहा, वो बहुत कम ठोस होता है। अब एक चीज़ हम नॉर्मल डेज में सुनते हैं, स्टेनलेस स्टील, ये भी एक मिश्र धातु है। किस किस का, लोहा, निकल प्लस क्रोमियम को मिला के बनता है स्टेनलेस स्टील। इसमें हम जानते हैं कि बहुत कम इसमें जंग लगने की संभावना होती है और ये बहुत अधिक कठोर होता है, जंग की संभावना बहुत कम। अब ब्रास, जिसे हम बोलते हैं तांबा, ये कॉपर प्लस जिंक, इन दोनों से मिलकर बना होता है। ब्रॉन्ज, जिसे हम कांसा बोलते हैं, कई बार ब्रास ही लिख के आ जाता है एग्जाम में, इसलिए इंग्लिश भी पता होनी चाहिए। ये किससे बना है, कॉपर प्लस टिन, ये किन से मिलकर बना है, ये एमसीक्यू के क्वेश्चन हैं। तो इन सारी चीज़ों को बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि इग्नोर मार देना है, इसको बहुत ज़रूरी है। ये दोनों क्या होते हैं, कम विद्युत चालन होते हैं। ऐसे ही एक होता है सोल्डर, ये कम आता है क्वेश्चन में, बट इसका ये मतलब नहीं है कि उड़ा देना है। लेड यानी कि पीबी और टिन से मिलकर बना होता है, जैसे कि ZnCu, कॉपर प्लस टिन और लेड प्लस टिन, ये तीनों बहुत अच्छे से होने चाहिए। इसका क्या होता है, कम गलनांक होता है। इसको नॉर्मल ऐसे इसलिए, जैसे कि तांबे के पहले बर्तन चलते थे, कांसे के भी एक टाइम पे बर्तन चलते थे, लेकिन सोल्डर के बर्तन बहुत कम नहीं होते हैं। अब सबसे लास्ट जो है वो अमलगम है। ये क्या होता है, जब हम मरकरी को किसी भी XYZ मान लिया धातु के साथ मिला देते तो उसे हम बोलते हैं अमलगम। यहाँ पे हमारा धातु एवं अधातु चैप्टर ख़त्म होता है, बिल्कुल एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ख़त्म सबका। पार्ट 3 लास्ट पार्ट था, अगर दोनों पार्ट नहीं देखा तो जाके पहले वो देखो, ये देखना था, उसके बाद नोट्स बनाते रहो। और अब 4th चैप्टर पढ़ेंगे, जो कि इतना ही ऐसा ही होगा लंबा सा, बट वो कार्बन के बारे में है तो बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट उसमें ज़्यादा रहेगा इससे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।